होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है आपका लेवल और प्रॉब्लम है कैट का लेवल। Hey, if you're still waiting how to start CAT 125, then this video is for you. My name is Moin and I'm your VRC expert, and today we'll learn how to start CAT preparations. Have a look. So first of all, we have to understand what is syllabus. Syllabus को मैंने यहाँ पे दे रखा है तीन सेगमेंट में, तीन अलग अलग आपके यहाँ पर पार्ट किए हुए हैं। जो सबसे पहला पार्ट में होगा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग VRC बोलते हैं, इन विच वी हैव टू स्टडी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पैसेज बेस्ड, और दूसरा होगा वर्बल एबिलिटी, तीसरा है ऑड वन आउट, पैराजम्बल एंड समरी। मतलब इसको दो पार्ट में कर दिया गया है, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वर्बल एबिलिटी में ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शंस, इस टाइप के भी क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। ऑड वन आउट, पैराजम्बल एंड समरी, ये आपके VRC का सिलेबस है। If you just talk about data interpretation and logical reasoning, so there will be the 4 or 5 segments, right? I just given ये सिलेबस आपको कैट के भी नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, गेम्स है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम्स, मेंसुरेशंस के बेस पे क्वेश्चन पूछी जाती है। ये आपको IIM के भी साइट्स पर मिल जाएगा आराम से। तो ये आपके सिलेबस है, इसको आपको देखना होगा। बट इज इट रियलिटी दैट कि आपका जो सिलेबस है उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? नो, नॉट एट ऑल। जो सिलेबस दिखता है उसके बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि वास्ट वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट, as I just mentioned you कि number of questions would be most important, क्योंकि आपके पास में अगर number of questions नहीं पता है, ये अनएक्सपेक्टेड है कि number of questions हो सकता है वैरी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है वो 66, 68, यहां तक अभी 24 में हम लोगों ने 68 क्वेश्चंस देखा था। 2021 से लेकर के 2023 तक ये आपका जो पैटर्न था क्वेश्चंस का सेक्शंस वाइज, ये एकदम सेम है। आप देख सकते हो कि VRC, LRDA एंड QA में 24, 20 एंड 22 ये पूरा का पूरा सेम है। 2024 में LRDA के नंबर्स, दो क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, राइट? यहां पर 68 कर दिया गया है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बट ये आपको देखना होगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है, क्योंकि इसी पैटर्न के ऑब्वियस आपको कोई भी सेक्शन हो सकता है कि स्ट्रांग हो, या फिर कोई सेक्शन हो सकता है कि आपका काफी वीक हो। तो अपने सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को देख करके चलना पड़ता है कि किसमें आपको ज्यादा अटेम्प्ट लेना है और किसमें कम लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टार्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट्स का मेरे पास में कॉल आता है कि सर हमें VRC को कैसे स्टार्ट करना है, QA को कैसे स्टार्ट करना है, और LRDA हमें कब स्टार्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें VRC और QA को सबसे पहले देखते हैं, LRDA को बाद में। हेलो, उसके थोड़े से मैं आप लोगों को वन बाय वन करके बताऊंगा। ये VRC का है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाउ टू इंप्रूव VRC, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर वोकैबुलरी, सर रीडिंग स्पीड, ये सारे मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी दे दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वोकैबुलरी का, वर्बल एबिलिटी एंड ग्रामर। तो सबसे पहले बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग स्पीड आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो रीडिंग स्पीड आपकी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ही लिमिटेड है। आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और कितना पैसेज पूछा जाएगा, ये सब लिमिटेड है। लेकिन आपका रीडिंग स्पीड अगर अच्छा नहीं है तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। रीडिंग स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी रीड करने के लिए। उसके बाद एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड। चलो रीडिंग स्पीड अच्छी है, मान लिया आपकी अच्छी है, लेकिन आप इसको समझ भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको समझ के पढ़ना है, क्योंकि दोबारा पढ़ने का वहां पे टाइम नहीं होता है। रीडिंग इज द सेम एज फार एज द कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, राइट? तो रीडिंग हैबिट आपको करनी होगी। प्रैक्टिस 1 RC डेली। ये मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, इसको सुधार लो। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी, जो मैकेनिज्म है ग्रामर्स का उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देख लो। कनेक्ट टू माइंड्स में बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स के या फिर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ करके उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो उसको समझना होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसको
आप देख सकते हो। सोर्सेस क्या क्या फॉलो करो। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है सर हम इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से सोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि द हिंदू एडिटोरियल अगर नहीं समझ में आता है बिगिनर्स के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हिंदू एडिटोरियल में से आपको एडिटोरियल पेज जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। क्यों फॉलो करना पड़ता है? क्योंकि उसमें नए नए जो आर्टिकल्स लिखे जाती है वो बर्निंग टॉपिक्स पे होते हैं, जो कि मैनेजमेंट का एक पार्ट है। बर्निंग टॉपिक्स, चाहे वो वैट का एग्जामिनेशन हो भाई, वहां भी आपको बर्निंग टॉपिक्स आएंगे। इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा जो करंट अभी सिनेरियो के जो भी बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में भी, और आपके आरसी में भी। तो ये सारे आपके सोर्सेज हैं, द हिंदू, एऑन, अल डेली, ये आप देख सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओगे एऑन आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। आप अपना जॉनर देख लो भाई, किस जॉनर का आर्टिकल आपको पढ़ना है, क्योंकि सारे जॉनर्स में आप मास्टरिंग नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को इस चीजों को समझना पड़ेगा कि जो जॉनर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको फिलॉसफी समझ में आती है, आपको बिजनेस से रिलेटेड पैसेज नहीं समझ में आते हैं, तो भाई अपने जॉनर में मास्टरिंग करो। ये ना कि आप सारे जॉनर्स के पढ़ लो, क्योंकि अगर आपका फिलॉसफी है या फिर आपका हिस्ट्री बेस्ड आपको आती है, साइंस बेस्ड आता है, या इन्वेंशन से रिलेटेड चीजें हैं, इन सब के जॉनर्स में अगर आप जाते हो तो इट सीम्स लाइक ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन नन। तो आपको किसी 3-4 जॉनर को पकड़ करके उसमें मास्टरिंग करनी होगी। उसको देखना होगा कि आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है। आपका फिलॉसफी हो सकता है, साइंस हो सकता है, आपके एनिमल्स बेस्ड जो पैसेजेस आते हैं उसको देख लो। आईएम का ही एक बना हुआ है सिस्टम्स के वो किस से रिलेटेड, किस जॉनर से, वो जितने भी स्लॉट्स होते हैं सब में उस जॉनर से पैसेजेस आते हैं। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आइए, यॉन, अल डेली, द गार्डियन एंड कनेक्ट टू माइंड्स, ये आपके सोर्सेस हो सकते हैं। नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव किया जाए। भाई हर दिन याद करते हैं सर, हर दिन भूल जाते हैं। सही बात है, भूलना सही चीज है, लेकिन सही चीजों को भूलना गलत है। तो आपको सही चीजों को याद रखना है, गलत चीजों को भूलना है। यहां पर रिवर्स होता है, गलत चीजों को हम लोग याद रखते हैं और सही चीज को भूल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्शियस माइंड में जाने वाली चीजें हैं ना, वो विजुअलाइज बेस्ड होती है, जो जिसका विजुअल इंपैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, जिसको हम लोग बहुत दिनों तक याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल्स में कुछ ऐसे इवेंट हुई होगी जो आज आज भी आपको याद है। What the reason behind that? The reason is that कि वो उसमें यूनिकनेस था, और यूनिकनेस होने की वजह से वो इंटरेस्टिंग हुआ, और इंटरेस्टिंग होने की वजह से वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है। अदरवाइज जो चीज इंटरेस्टिंग नहीं है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती है, खास तौर से वोकैबुलरी। वोकैबुलरी याद करके क्या करना है? ना तो उसका यूज है, ना ही घर में हमारे लोग पूछेंगे, ना ही बाहर होगा, कुछ भी नहीं यूज है उसका। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। सिंपल जो हमारे पास में सेंटेंसेस हैं हम उससे काम चला लेते हैं। लेकिन जहां तक कैट का सवाल है, उसमें आपके स्टिफ वोकैबुलरी होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से आए हुए होते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, जिसके रूट वर्ड्स वहां से बिलोंग करते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में से रिलेटेड होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अपना रूट वर्ड्स क्लियर कीजिए। फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, ईडम्स इंपॉर्टेंट है, साइनोएंटो, पिक्चर बेस्ड वोकैबुलरी। यही मैं बात कर रहा हूं कि हम अगर पिक्चर बेस्ड वोकैबुलरी को देखेंगे, जो मैं सारे स्टूडेंट्स को करवाता हूं, जिससे उनका एक विजुअल इमेज बनता है माइंड में, राइट, जिसके बेसिस पे वो आसानी से उसको याद रख सकते हैं, उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए, ये हमारा वोकैबुलरी पार्ट हुआ। वर्बल एबिलिटी में हम लोग करेंगे क्वेश्चन जंबल बेस्ड जो होता है, या फिर ऑड वन आउट है, समरी है, पैरा कंप्लीशन है, ये सब सारे आपके वर्बल एबिलिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इनका जो अलग अलग है, जैसे कि आरसी से कितने क्वेश्चन आते हैं, पैराजंबल्स वर्बल एबिलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर बताऊंगा। ग्रामर इज नॉट द पार्ट ऑफ कैट, बट या आप कह सकते हो कि इससे बहुत सारे ऐसे जैसे कि मॉडिफायर्स हैं, प्रेपोजिशन है, इन सब का यूज होता है पैराजंबल में, इन सब का यूज होता है पैरासमरी में। इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो एक टिप्स एंड ट्रिक्स का काम करते हैं वर्बल एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए। दैट्स व्हाई ग्रामर वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल ही इंग्लिश से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको कम से कम 50% ग्रामर जानना जरूरी है, बिकॉज एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए और पढ़ करके समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि उनके पास हैज, हैव, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है। वुड लाइक टू, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इंप्रूव VARC
आई जस्ट गिवन द ग्लिम्स ऑफ दिस ऑल कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है, वर्बल एबिलिटी एंड ग्रामर का क्या रोल होता है। नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट क्वांट, तो क्वांट में हमें क्या प्रॉब्लम आती है। क्वांट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर क्या करूं। तो देखो इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी क्या है कि प्री एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी एंड क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। तो हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन द कैट एग्जाम्स। आपको पहले जब आप एग्जाम्स को नहीं देख रहे हो, मतलब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पर आपको कैट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है आपका लेवल और प्रॉब्लम है कैट का लेवल। प्रॉब्लम इन दोनों में है और किसी में प्रॉब्लम नहीं है। ना तो इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम है, ना आप में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि आपका जो लेवल है ना, वो कैट के लेवल को टच नहीं कर रहा है। आपके लेवल्स को बेसिक की जरूरत है, फंडामेंटल की जरूरत है। इसको पहले क्लियर करो, फिर जाके कैट के लेवल्स को आगे बढ़ा सकते हो। तो जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो कैट का लेवल, तो इसको आप पहले एंड करो। आपका जो फंडामेंटल क्लियरनेस है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि जो आप कैट के कोचिंग में जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पे कैट का सिलेबस को स्टार्ट किया जाता है। उनके पूरा का पूरा वही बना हुआ है। Whether it pertain to शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और ये बेसिक वो बेसिक, नो नॉट एट ऑल भैया। उनका फंडा है कि इतने क्लासेस देंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, वीआरसी का जो है 1 से 2 क्लासेस आपको मिल पाता है वीकली, क्योंकि उनको क्वांट भी कराना है, उनको एलआर भी कराना है, उनको डीआई भी कराना है, राइट। 6 महीने का प्रिपरेशन आप मान लो कि 6 महीना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे अभी भी बच्चे एडमिशन कहीं भी नहीं लिए हैं और नवंबर अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं, तो उनके पास में कुल मिलाकर के 6 महीना पड़ता है। अब ये सोच लो कि 6 महीने में कितने वीक्स आएंगे, 6 into 4, 24 वीक आएंगे और 24 में से आपको 2 क्लास मिलने वाला है हर एक चीजों का। अब आप ध्यान से लगा लो कि अगर 25 क्लासेस भी हैं into 2, तो 50 क्लासेस में इज इट पॉसिबल टू क्रैक VARC एज फॉर द कैट एग्जामिनेशन? नो, नॉट एट ऑल, नहीं हो पाएगा। लिख के ले लो। वैसे बच्चे जो पहले से ही मजबूत है, हमारे बिहार और यूपी के बच्चे, प्लीज ऐसा मत करो। ये बिल्कुल ही एक फिशिंग मार्केट है जहां पर आप जाकर के फंस जाते हो। आपको लगता है, माँ बाप को भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि वो जा रहे हैं प्रिपरेशन कराने के लिए और मेरा बच्चा मैनेजमेंट करेगा। पहले से ही हम लोग ठुके हुए होते हैं भाई, पहले से ही हमारी वॉट लगी हुई होती है। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम मैनेजमेंट में तब जाते हैं जब हमारा मेडिकल नहीं निकला, जब हमारा इंजीनियरिंग नहीं निकला, हम अपने जो ड्रीम करियर था उसमें हम नहीं है, कुछ जीरो है, फेलियर है, तभी हम जाकर मैनेजमेंट में आ रहे हैं। चलो भैया वो सब तो नहीं हो पाया, चलो अभी इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास कैसे कैसे स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। ये 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, 10% ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनका ड्रीम ही होगा IIM। अभी भी आप देख लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं बिहार से IIM ये कैट देने के लिए, उसमें से 90% तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट है, चलो मैं भी दे रहा हूं, मैं देख लेता हूं कि क्या होता है, रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद वो किसी भी, या तो वो फिर से दोबारा कैट को देंगे या फिर जैट देंगे, किसी और एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेकर के MBA कहीं से कर लेते हैं। इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स हैं, उनके पर्टिकुलर उनके लेवल्स के रिलेटेड में ये सारी चीजों को मैं बोल रहा हूं, ताकि उन्हें समझ में आए कि क्या हो रहा है मार्केट में और क्या हमारा लेवल और उनका लेवल मैच कर पा रहा है। क्योंकि उनको 50 डेज में VARC कंप्लीट कराना है एट एनी हाउ। वो सिलेबस नहीं कराएंगे, आप खुद चढ़ जाएंगे उन पर कि अरे भाई कराओ उसको सिलेबस कंप्लीट। वो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे पहले, आपका बेसिक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने VARC का स्पेशली बैच तैयार किया है, जिसमें हर दिन हम 2 घंटे VARC आप लोगों को पढ़ाएंगे आपके लेवल्स को देखते हुए। क्योंकि अगर आप 365 डेज नहीं, आप कह लो कि 200 डेज ही आप करते हो ना, 200 दिन ही प्लस 2 घंटे, तो ये आपको 400 आवर्स होते हैं। दैट वुड बी सफिशिएंट टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। आई एम गिविंग यू द गारंटी ऑफ दिस वन। आप इस चीज को मान लो। तो प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले भाई मास्टरिंग हो जाओ, फंडामेंटल्स क्लियर कर लो 3 महीना में, राइट, 3 मंथ्स। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस करो, फोकस ऑन द वीक एरियाज, अपने वीक एरियाज पे देखो, फोकस करो कि क्या वीक एरियाज है। मैथमेटिक्स में अगर आपने सिलेक्ट किया है 15 चैप्टर्स, तो उन 15 चैप्टर्स में कुछ आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ वीकेस्ट सेक्शन होंगे। तो उन वीकेस्ट सेक्शंस को भी पहले 3 महीने में देख लो,
उनमें से कुछ चुन करके तुम अपना स्ट्रांग बना सकते हो। अदरवाइज जो थ्रू आउट आपके वीक है तो उसको भाई स्किप कर दो, उसकी ना तैयारी करोगे और ना ही क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए को सॉल्व करोगे। सॉल्व मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर पेपर तो भाई अभी लगा लो, लास्ट में मत लगाना, क्योंकि अभी तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हें किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, इससे बिल्कुल पता चल जाएगा। लोग लास्ट में लगवाते हैं, कोचिंग्स में बहुत सारे जगह पर लास्ट में लगवाते हैं, क्योंकि उनको भी बताना पड़ता है कि देखो भाई तुम जो लेवल बना रहे हो ना वो मैंने पढ़ा दिया है, अपने अपने मॉक्स करवा करवा के लेवल्स बनवा करके खत्म। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर होता है, समझ में आती है यार वॉट लगी हुई है, प्रिपरेशन नहीं हुआ, उस वक्त आपको बोला जाता है एब्सेंट थे ना यार, क्लास में तुम आते नहीं थे इसीलिए तुम्हारी गड़बड़ी हो गई है, तुम सही स्टूडेंट नहीं हो। नो नॉट एट ऑल, यहाँ स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है भाई, हमारा स्ट्रैटेजी सही नहीं होता है। प्लीज बिहार के स्टूडेंट संभल जाओ। कैट हम लोगों के लिए, हम लोग का जो है ना वो सारा बैंकिंग और एसएससी यही सरकारी नौकरी वाला एग्जामिनेशन है। अगर हम लोग कैट और बड़े बड़े एग्जामिनेशन को जीआरई जीमैट के बारे में सोचे तो वहां पे हम लोग की वॉट लगी होती है, उस चीजों को करना है तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में जाने से पहले मैनेजमेंट करना है, तभी जाकर के हो पाएगा। एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी क्या है? टाइम मैनेजमेंट, ये देखते हुए चलो, क्योंकि तुम्हारे जो भी टाइम आपका मैनेज किया है उसको उसके अंतर्गत ही आपको सारी चीजों को बताना है और बनाना है। स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस, यूज द प्रोसेस ऑफ द एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा कैट एलिमिनेशन पर बेस्ड है, चाहे आप वीआरसी बोलो या क्यूए बोलो या एलआईडीए बोलो, सारे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेशन करना है। क्योंकि होता यह है कि 4 ऑप्शन में से 2 को अगर आपने हटा दिया तो आपके पास में 50% चांसेस होते हैं अब सही स्कोर करने का, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ी तो मतलब अगर आप जरा सा भी इसके बारे में 70% भी जानते हो तो आप सही आंसर्स करोगे, इसीलिए एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कर लो भाई, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर लो कि हमें जो भी प्रोसेस करना है एलिमिनेशन के साथ में करना है। क्वांट तो बिल्कुल करना है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा भैया, इसी 2 ऑप्शन में तो होगा, चलो देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी काम करता है कभी कभी। क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी, अब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते हो क्योंकि प्री डिटरमाइंड थे आप, पहले भी इस चीजों को किया कि आपने अपने सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को अलग कर दिया। यही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके मैथ्स में 20 चैप्टर्स हैं तो उसमें से आप देख लो कि वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है, ये थ्रू आउट हो सकता है कि वीकेस्ट हो, 5 को हटा दो, 15 पे काम करो, 15 पे ही आपको काम करना है। तो 15 में आपको क्वेश्चन हो सकता है कि 5 से रिलेटेड भी क्वेश्चन दे दे, राइट। अगर आपके पास में 22 क्वेश्चंस है तो आपको 22 थोड़ी बनाना है, आपको तो 6-7 छोड़ देना है यार ना, आपको आईएम ही तो लेना है। उसके बाद फोकस ऑन ऑप्शंस, ऑप्शन पर ध्यान दो, अवॉइड नेगेटिव मार्क्सिंग, नहीं करना है भाई नेगेटिव, हमको आए या ना आए बिल्कुल नहीं, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होगा, ये एटीट्यूड रखना है। फोकस ऑन हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस, और हाई स्कोरिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एलआरडीए देखते हैं। एलआरडीए में 2 स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे पहला वही है कि फंडामेंटल क्लियर करो भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट ए कप ऑफ टी। पहला चीज आप लोग जान लो, ये आसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है, ठीक है। और आप जो बैंकिंग का प्रिपरेशन, जो टीचर्स आपको बैंकिंग के सिलेबस से पढ़ा रहा है उससे तो दूर भाग जाओ। प्रैक्टिस सैंपल पेपर कर लो और प्रैक्टिस रेगुलरली, हमेशा उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा क्योंकि वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है। और इसके लिए मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, रेशियो इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। जो हमने डीआई के लिए बात किया अभी कि ये सारे इंपॉर्टेंट है करने के लिए। प्रैक्टिस डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है यार, विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखते के साथ यू नीड टू विजुअलाइज दैट वन। Learn to identify key information, practice with sample questions and stay up to date with the current events as well. Current events इसलिए क्योंकि उस पे बहुत सारे डेटा के डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्ट्रैटेजीज को हो सके तो खुद भी बनाओ और इससे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करो अपने प्रिपरेशन में, राइट। हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो आपको इस मंथ में भी स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों को सिर्फ वीएआरसी या फिर एलआरडीआई या मैथमेटिक्स के हमारे पास में जो फैकल्टीज है वो आपको इंडिविजुअल मैथमेटिक्स बेसिक से मॉडरेट एंड मॉडरेट से एडवांस लेवल को ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं मिल पा रहा है को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर यू कैन सी दैट वन, आई हैव गिवन माय नंबर
राइट, यहाँ पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप करो या फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो वेबसाइट से के थ्रू www.connect2minds.com। कंप्लीट VARC और क्रिटिकल रीजनिंग का हम लोगों ने एक पैकेज तैयार किया है जो कि 3999 में है, 3999। ये एकदम फाउंडेशन बैच है, अभी भी टाइम है, आप अभी ज्वाइन कर लो। आपके पास में पूरा का पूरा 200 क्लासेस आपको मिलेगा। 2 घंटे की क्लासेस होती है, 200 प्लस ऑनलाइन क्लासेस लाइव मैं आपके सामने आप लोगों को क्लासेस दूंगा। 200 प्लस स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स आपको सब अवेलेबल कराया जाएगा। 100 प्लस डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड वीकली टेस्ट, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सारे मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के 150 चैप्टर टेस्ट हैं। कैट, जैड, मैट, जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं उस सब का आपको टेस्ट मिलेगा। 75 सेक्शनल टेस्ट हैं। डेली लाइव क्लासेस होगी, 10 इंडिविजुअल सेशंस, हम लोग 10 इंडिविजुअल सेशन भी कराते हैं हर 2 महीने पे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स सपोर्ट मिलेगा, फ्री स्पोकन एंड GDPI सेशन भी हम लोग कराएंगे। ये सारा चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।